ओके, अब ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर है इकोसिस्टम में, इसलिए इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 है। फिर इकोसिस्टम में देखें कि इन स्पीशीज में से कौन है जो डायरेक्ट ग्रास में से फूड लेता है, डायरेक्ट ग्रास के लीव्स को खाता है, डायरेक्ट वहां से एनर्जी ले रहा है, तो वो है ग्रास हॉपर। तो एक एरो लगाकर हम नेक्स्ट लिख देते हैं ग्रास हॉपर, कि ये ग्रास में से डायरेक्ट फूड ले रहा है, तो ये एक्चुअली कंज्यूमर है। तो चूंकि प्लांट में से डायरेक्ट इसको फूड मिल रही है, तो ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 हो जाएगा। और ये लाजमी प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कह लें, हर्बीवोर्स कह लें, या ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 कह लें। फिर दोबारा इन स्पीशीज पे आप गौर करें तो देखें इनमें से कौन है जो ग्रास हॉपर का शिकार करता है। तो एरो लगा के तीसरे नंबर पे आप शो कर दें स्पैरो। अब स्पैरो को फूड मिल रही है ग्रास हॉपर में से, तो फूड तीसरे दर्जे पे इनको मिली है, तो ये होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये देखें 3 से T3 जो 3 लिखा है, इससे नहीं मिसकंसेप्शन डेवलप करनी। टोटल ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 है, लेकिन कंज्यूमर तो ये सेकंड नंबर का है, क्योंकि ग्रास T1 तो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर यहाँ से शुरू हो रहा है ग्रास हॉपर से। तो स्पैरो जो है ये T3 है यहाँ पे, यानी ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, कार्निवोर्स है। फिर दोबारा इस पर गौर करें तो स्पैरो का शिकार फर्दर किसने करना होता है? ईगल ने। तो अब जो ईगल है इसको ट्रॉफिक लेवल नंबर 4 कहेंगे। देखो कंज्यूमर ये कौन सा है? टर्शरी कंज्यूमर है। सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर या ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 ये हर्बीवोर है, उसके बाद जितने भी आते हैं वो अमूमन प्रीडेटरी या कार्निवोरस ही होते हैं। अब इस फूड चेन को आप देखें तो इसको बेटा, इसमें बैक्टीरिया और फंजाई की पोजीशन आप कहाँ पे तय करेंगे? और आपको पता ही होगा ना, बैक्टीरिया और फंजाई दरअसल डीकंपोजर्स भी हैं। तो इनको फिर कहाँ पे प्लेस करेंगे आप इस फूड चेन में? अगर आप कह रहे हैं फूड चेन के एंड पे प्लेस करेंगे तो ये गलत बात है। इसको इनका स्टेटस कहाँ पे आएगा? तो बेटा इनका स्टेटस फिक्स नहीं है। देखिए अगर प्रोड्यूसर या ग्रासेस की डेथ होती है तो ज़ाहिर है फिर उन पे डीकंपोजर ने एक्ट करना है, तो प्रोड्यूसर के फौरी बाद भी डीकंपोजर का एक्शन शुरू हो सकता है। और अगर ग्रास हॉपर की डेथ हुई है तो फिर डेफिनेटली डीकंपोजर का मामला शुरू हो जाएगा। स्पैरो की है तो डीकंपोजर। तो आप ये कह सकते हो कि हर लेवल के साथ डीकंपोजर अटैच है। अभी इसको फूड चेन के एंड पे नहीं शो कर सकते आप, हर लेवल के ऊपर डीकंपोजर का रोल है। सिर्फ ये वेट करें किसका? उस लेवल में मौजूद ऑर्गेनिज्म की डेथ का वेट करें। अब इस सारी फूड चेन को मैंने लीनियर क्यों कहा है? लीनियर बेटा इसलिए कहा है कि इस फूड चेन में जितने भी स्पीशीज आपको नजर आ रही हैं, सबके पास फूड चॉइस सिर्फ एक है। फूड की ऑप्शन, फूड चॉइसेस इनके पास सिर्फ एक एक है। जैसे यहाँ पे स्पैरो के पास फूड चॉइस एक ही है कि वो ग्रास हॉपर का शिकार करेगी, दाएं बाएं किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ यहाँ पे इसका रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह ईगल के पास एक ही फूड ऑप्शन है कि वो स्पैरो का शिकार करेगी। यही वजह है कि ये फूड चेन ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती, ये हर वक्त जो है ये खतरे से दो चार है। मिसाल के तौर पे अगर इस इकोसिस्टम में से ग्रास हॉपर गायब हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो स्पैरो भी खत्म, क्योंकि स्पैरो की तो फुल डिपेंडेंस किसके ऊपर थी? ग्रास हॉपर के ऊपर। या इस इकोसिस्टम में से स्पैरो एक्सटिंक्ट हो जाए तो ईगल भी फिर गया साथ ही, वो भी एक्सटिंक्ट होने के चांस पे है, क्योंकि उसकी तो सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी जनाब? स्पैरो के ऊपर थी। इसलिए फूड चेन होती है इकोसिस्टम में, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती और ना ही इकोसिस्टम पूरी तरह इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब फूड चेन के साथ हमारे पास इकोसिस्टम में फूड वेब भी होती है। फूड वेब्स, वेब का मतलब ही क्या होता है? इंटरकनेक्टेड थिंग्स।
तो फूड चेन बहुत सारी हूं इकोसिस्टम में, मैनी फूड चेन्स, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड हूं, इंटर रिलेटेड हूं, तो एक नेटवर्क सा बन गया हो, तो इन इंटर कनेक्टेड फूड चेन्स को आप फूड वेब का नाम देते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखिएगा जी। एक फूड चेन है हमारे पास ग्रास ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, इसको खाया है इंसेक्ट ने, इंसेक्ट का नाम है बीटल, ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 यानी हर्बीवोर, और बीटल का शिकार किया है फॉक्स ने, तो फॉक्स यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ग्रास को खाया माउस या रैट ने, इसके सीड्स को, और रैट का शिकार किया ऑल ने। रैट यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 है और ऑल ट्रैफिक लेवल नंबर 3 है। ये एक और फूड चेन। नेक्स्ट, ग्रास को खाया है जी रैबिट ने, रैबिट यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉफिक लेवल नंबर 2, और फिर रैबिट का शिकार किया है डॉग ने, ये तो ये जनाब डॉग क्या होगा, ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 होगा ये। अब यहाँ पे 3 फूड चेन मैंने ड्रॉ की है। अब ये इंटरकनेक्टेड कैसे हो जाएंगी, अब मैं जो एरो लगाऊंगा ना बेटा, इंटरकनेक्शन है। रैबिट का शिकार आउल भी कर सकता है और रैबिट का शिकार फॉक्स भी कर सकती है, और बीटल का शिकार आउल भी कर सकता है, और डॉग का शिकार भी आउल कर सकते हैं। डॉग अगर छोटे साइज के हैं तो उनको ऑल, बड़े बड़े ऑल हैं, जैसे एक बड़ा मशहूर ऑल है ग्रेट हॉर्न्ड ऑल, बड़े साइज का ये बर्ड होता है, तो छोटे साइज के डॉग को जो है ना वो पिक कर सकते हैं और उनका शिकार कर सकते हैं। तो ये जब 3 फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, तो ये एक नेटवर्क बन गया फूड चेन्स का, और इसको अब हम क्या कह देंगे, फूड वेब। अब ये फूड वेब क्यों बनी है, इसका फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला फायदा तो ये है कि यहाँ पे स्पीशीज के पास फूड चॉइसेस, फूड ऑप्शंस ज्यादा आ गई। जैसे हम आउल की ही एग्जांपल ले लें, तो आउल बेटा यहाँ पे रैट को भी एज फूड यूज कर सकता है और रैबिट को भी एज फूड यूज कर सकता है आउल। तो आउल के पास 2 फूड चॉइसेस आ गई। अगर यहाँ पे रैट की पॉपुलेशन कम रह जाए या ये एक्सटिंक्ट हो जाए तो कोई इशू नहीं, आउल के पास एक और ऑप्शन है कि वो रैबिट को एज फूड यूज कर लेगा, दोनों की खत्म हो गई, कोई इशू नहीं, वो बीटल को एज फूड यूज कर लेगा। तो इस तरह जितनी फूड चॉइसेस ज्यादा होती हैं तो स्पीशीज की सर्वाइवल के चांस भी ज्यादा होते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कि इकोसिस्टम में पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशीज की तादाद बैलेंस में रहती है, एक तवाजन रहता है पॉपुलेशन की तादाद में, बैलेंस रहता है। कैसे, अब देखिए अगर ऑल रैट का ज्यादा शिकार करे तो रैट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उतनी देर में रैबिट को मौका मिल जाता है कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। अब जब रैट कम हो जाएंगे तो ऑल रैबिट का शिकार करना शुरू कर देगा, और जब रैबिट की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी तो उतने अरसे में रैट को पॉपुलेशन बढ़ाने का मौका मिल जाता है, रैट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। फिर ऑल का ध्यान ज्यादा किधर होएगा, रैट की तरफ, उतने अरसे में फिर रैबिट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये रैट और रैबिट की पॉपुलेशन कम ज्यादा होती रही है, और ये रेस एक है और ये बैलेंस है, दोनों की पॉपुलेशन को एक लिमिट में रखना है। ये काम किसके थ्रू नेचर में लिया जा रहा है, ऑल के थ्रू लिया जा रहा है।
क्यों बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दोनों हर्बीवोर है, रैट और रैबिट। अगर इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में ना रही तो इतने जबरदस्त हर्बीवोर्स हैं कि बेटा ये तो फिर हमारी क्रॉप्स को, हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर इनका डायरेक्ट ह्यूमन के साथ कंपटीशन शुरू हो जाएगा। इसलिए इन दोनों की पॉपुलेशन को एक बैलेंस में रखना ये किसके बदौलत मुमकिन है? ऑल की बदौलत। यानी फूड वेब होगी, इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो ये फूड वेब के दो फायदे आपको बताए हैं। एक तो हर स्पीशीज के पास फूड चॉइसेस ज्यादा होती है, दूसरा डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन बैलेंस में रहती है। तो यहाँ पे बार बार खाने का जिक्र हो रहा है कि शिकार हो रहा है, तो इसीलिए हम इकोसिस्टम में एक और रिलेशनशिप को भी स्टडी कर लेते हैं, एंड दैट इज द प्रीडेशन। अब प्रीडेशन क्या है? जब भी प्रीडेशन का लफ्ज आप सुने ना, तो आपके ज़हन में फौरी तौर पे ये दो नाम आने चाहिए, प्रीडेटर और प्रे। प्रीडेटर और प्रे दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन याद रहे ये दोनों का ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज से है। एक फायदा उठा रही है, प्लस में है, और एक माइनस, एक नुकसान पहुंच रहा है। अब प्रीडेटर कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो अटैक करता हो और किल करता हो एंड ईट अप, किल करके खा जाता हो किसको? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हैं? प्रीडेटर। अटैक करता हो, फिर उसको किल करता हो और किल्ड ऑर्गेनिज्म को खा जाता हो। यानी किल करने के पीछे पर्पस सिर्फ क्या है कि वो किल्ड ऑर्गेनिज्म को एज फूड यूज करेगा। और जो स्पीशीज या जो ऑर्गेनिज्म बेचारा जिस पे अटैक हो रहा है, अटैक्ड, जिसकी डेथ हो रही है, किल्ड, और जिसे खाया जा रहा है, ईटन अप, दैट इज नोन एज प्रे। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप प्रे कहेंगे। जैसे बड़ी जबरदस्त एग्जांपल हमारे पास टाइगर जो है ये प्रीडेटर है और ये शिकार कर रहा है डियर। फॉक्स प्रीडेटर है और रैबिट प्रे है। ये दो बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। तो बज़ाहिर तो ये तो बड़ा जालिमाना नजर आता है कि एक जालिम शेर एक मासूम हिरन का शिकार कर रहे हैं, एक फॉक्स है ना मासूम से जानवर की, रैबिट की जो है उसकी मौत वाक़या कर रही है। लेकिन ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। इस मालिक ने इस कायनात का निजाम बनाया, उसने बैलेंस भी मेंटेन करना है। वो याद होगा हमने कहीं पे पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया वालों से ये गलती हुई थी कि उन्होंने रैबिट पाल लिए, उनको अच्छे लगे, उन्होंने कहा चले रैबिट पालते हैं मुल्क में। तो रैबिट पता ना इसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई है, बड़ी जल्दी अपनी पॉपुलेशन में इजाफा कर लेता है। तो जब रैबिट की बहुत ज्यादा तादाद बढ़ गई तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खेत उजाड़ दिए, और उस साल ऑस्ट्रेलिया में कहत का अंदेशा पैदा हो गया कि इंसानों के खाने के लिए खुराक नहीं बची, अनाज तबाह कर दिया रैबिट ने। तो फिर किसी बायोलॉजिस्ट ने मशवरा दिया, किसी सियाने बंदे ने, उन्होंने कहा जनाब रैबिट पालने का शौक है ना, तो फिर इसका जो नेचुरल प्रीडेटर है ना फॉक्स, उसे भी पालिए, ताकि ये रैबिट जो है ना हद में रहे, इनकी पॉपुलेशन एक बैलेंस में रहे, ये मेंटेन रहे। तो प्रीडेशन जो है, इससे अल्लाह ने दो काम लिए कि एक तो किसी ऑर्गेनिज्म की फूड का बंदोबस्त हो रहा है, दूसरा दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन किस में रहती है? बैलेंस में रहती है। तो प्रीडेशन जो है इसका बेसिकली मकसद वही है कि इकोसिस्टम के अंदर किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाए। जरा देखें ना, अगर ये लिजर्ड्स ना हो या ये समर सीजन में, वार्म सीजन में जो टोड होते हैं ये ना हो, तो फिर हमारे घर में तो इंसेक्ट की, हाउस फ्लाइज की, मॉस्किटो की भरमार हो जाए। तो लेकिन ये इंसेक्ट का क्या कर रहे होते हैं? शिकार कर रहे होते हैं। तो इस तरह इन्होंने इंसेक्ट की पॉपुलेशन को क्या रखा है? हद में रखा हुआ है। और ये भी याद रखिएगा कि इंसेक्ट का रिप्रोडक्टिव रेट भी बहुत हाई होता है। ये बड़ी जल्दी अपनी नस्ल में इजाफा करते हैं, जिनों में डबल हो जाते हैं, फिर 4 गुना हो जाते हैं, बड़ी तेजी के साथ इनकी तादाद बढ़ रही होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन फिर जमीन के ऊपर हर तरफ इंसेक्ट इंसेक्ट नजर आए। लेकिन अल्लाह ने इनके लिए प्रीडेटर पैदा किए हुए हैं ताकि इनकी पॉपुलेशन एक लिमिट में रहे।
अब प्रीडेशन के साथ साथ ही इकोसिस्टम में हमें एक और रिलेशनशिप मिलता है, दैट इज पैरासाइटिज्म। जब हम पैरासाइटिज्म का सुनते हैं तो यहाँ पे भी दो चीजें हमारे ज़हन में आती हैं, एक पैरासाइट और एक होस्ट। दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कभी भी दोनों का ताल्लुक सेम स्पीशीज से नहीं हो सकता। इट इज डन, लाजमी बात है कि दोनों का ताल्लुक पैरासाइट और होस्ट का कभी सेम स्पीशीज से नहीं हो सकता। तो जो डिपेंड करे किसी और ऑर्गेनिज्म पे, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे पैरासाइट कहते हैं। किस चीज के लिए डिपेंड करेगा? ज़ाहिर है फॉर फूड एंड शेल्टर, कि जो अपनी फूड और शेल्टर के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, उसे हम पैरासाइट कहेंगे। और जिस पे डिपेंड किया जा रहा है, डिपेंडेंट अपॉन, जिस पे डिपेंड किया जा रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। दैट इज नोन एज होस्ट। है दोनों लिविंग ही, दोनों का ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज से। यहाँ पे फायदा कौन उठा रहा है जी? पैरासाइट। और नुकसान में कौन जा रहा है जी? होस्ट। अब यहाँ पे दो तीन गलत फहमी अपनी दूर कर लीजिए पैरासाइटिज्म के बारे में। पहली गलती तो ये है कि जब भी पैरासाइट का नाम आपके ज़हन में आता है तो आपके ज़हन में पता नहीं क्यों सिर्फ बैक्टीरिया वायरस ही आते हैं। भाई पैरासाइट दो किस्म के होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और ये मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। बगैर माइक्रोस्कोप के भी आप इनको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक में तो डेफिनेटली आप बैक्टीरिया का जिक्र करते हो, प्लाज्मोडियम का जिक्र करते हो, वायरसेस का जिक्र करते हो, मुख्तलिफ अमीबा या प्रोटोजुआ का जिक्र करते हो। मैक्रोस्कोपिक में वो याद नहीं, टेपवर्म जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, और ये जो हेड लाइस होती है, बालों में जो जुएं होती हैं, ये मैक्रोस्कोपिक है। तो ये गलतफहमी दूर हो गई कि पैरासाइट का मतलब हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होता। फिर एक और गलतफहमी दूर कर ले कि अगर पैरासाइट जो है वो माइक्रोस्कोपिक है और ये किसी होस्ट की बॉडी में एंटर हो रहा है, तो इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। एंट्री ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट। और अगर मैक्रोस्कोपिक पैरासाइट किसी होस्ट में अटैक कर रहा है, तो इस अटैक को, इस डिजीज को, इस नुकसान को हम क्या कहते हैं? इन्फेस्टेशन कहते हैं। ये फर्क अच्छी तरह क्लियर कट याद रख ले कि हर पैरासाइट की एंट्री को इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन नहीं कह सकते। इन्फेक्शन महदूद है सिर्फ उस कंडीशन के लिए कि जब माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, बॉडी में एंटर होता है। और इन्फेस्टेशन तब कहेंगे जब मैक्रोस्कोपिक पैरासाइट हमारी बॉडी पे एंटर होगा। और एक और गलतफहमी दूर कर ले, पैरासाइट जरूरी नहीं होता कि ये हमेशा बीमारी ही पैदा करे। ये नुकसान जरूर दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि नुकसान से बीमारी भी पैदा हो। नुकसान की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन आगे बेटा ये बीमारी पैदा करने वाला नहीं भी हो सकता, नॉन पैथोजेनिक। और अगर ये डिजीज कॉज कर रहा है तो फिर इसको क्या कहोगे? पैथोजेनिक। जैसे लाइस की बात कर लें आप, तो इससे आपको कौन सी डिजीज हो रही है? कभी सुना है? तो कह जी मेरे सर में बहुत लाइसेस हैं तो बहुत शदीद बीमारी होगी मुझे। नहीं, हाँ बैक्टीरिया टेपवर्म की वजह से आप कह सकते हैं हमें बीमारी हो गई। तो अगर तो पैरासाइट बीमारी पैदा कर रहा है तो इसको पैथोजेनिक कहेंगे, और अगर ये बीमारी पैदा नहीं कर रहा, ये डिजीज कॉज नहीं कर रहा, तो इसको फिर हम नॉन पैथोजेनिक कहेंगे। दैट्स ऑल अबाउट पैरासाइटिज्म। एनी क्वेश्चन प्लीज?